जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से क्रेजी ब्रेन स्टडी पॉइंट 24/7 में। दोस्तों एनसीईआरटी का जो है लेक्चर 1 में डाल चुका हूँ। सौर मंडल में पृथ्वी पर लेक्चर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 6 चैप्टर 1 चल रहा है और चैप्टर 1 का जो है पार्ट सेकंड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ेंगे सौर मंडल। अभी हमने लास्ट में आपको पढ़ाया था मोटा मोटा कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ठीक है, तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, उनके बारे में आपने लगभग मोटा मोटा जान लिया होगा। एनसीईआरटी बुक में आपको पढ़ा रहा हूँ और किसी भी कॉम्पिटेटिव आप एग्जाम में बैठेंगे तो एनसीईआरटी बुक जो है उसमें काफ़ी अपना रोल अदा करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे सौरमंडल की। जी दोस्तों, सौरमंडल में सूर्य होता है, सभी को पता है। 8 ग्रह होते हैं और उपग्रह होते हैं, ठीक है। देखिए, जो सूर्य एक तारा है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं ग्रह, और उपग्रह चक्कर लगाते हैं ग्रह का। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, और भी अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह। जो 8 ग्रह होते हैं हमारे, 8 ग्रह में से सूर्य की दूरी के क्रम से अगर हम बताएं, शुरू के 4 ग्रह और लास्ट के 4 ग्रह के बीच जो है कुछ हमारे जो है ब्रह्मांड में कुछ वो पाए जाते हैं। हम बात करें क्षुद्र ग्रह, ठीक है, हम उनके बारे में आगे जानेंगे, क्षुद्र ग्रह के बारे में। एवं उल्का पिंड मिलकर, देखिए उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुख्य क्या होता है दोस्तों? सूर्य। जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल का मुख्य सभी को पता है, सूर्य होता है। इसमें हम आगे बात करते हैं दोस्तों सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है। दोस्तों सूर्य अपने आप में क्या है? एक तारा है, सभी को पता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सूर्य क्या है? तारा है, जो कि सौर परिवार का मुख्य होता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य को सौर मंडल के केंद्र में माना जाता है। यह बहुत बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है, एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी सूर्य के अंदर जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस संपूर्ण सौर मंडल को जो है कंट्रोल करके रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, जी बिल्कुल। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफ़ी दूर है। यानी हम इसके ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते। देखिए, सबसे नज़दीक होने के कारण भी ये हमसे काफ़ी दूर है। नज़दीक भी है, ठीक है, लेकिन दूर भी है। अगर यह ज़्यादा ही नज़दीक होता दोस्तों, तो हम इसकी तेज़ ऊष्मा को सहन नहीं कर पाते। दूर है हम तभी तो करते हैं इसकी ऊष्मा को सहन, लेकिन बाकियों के मुकाबले पास है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। समझ में आ गया आपको सूर्य क्या है। इसमें आगे हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रह क्या होते हैं दोस्तों? जी दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी अगर सूर्य को हम ऐसे माने तो उससे डिस्टेंस के अनुसार वह है। सबसे पहले बुध आ जाएगा दोस्तों, फिर आ जाएगा शुक्र आ जाएगा, उसके बाद पृथ्वी आ जाएगी, फिर मंगल आ जाएगा, फिर बृहस्पति आ जाएगा, फिर शनि आ जाएगा, फिर यूरेनस आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा दोस्तों नेपच्यून। जैसे जैसे हम जो है दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से जैसे जैसे ग्रह दूर होते जाते हैं, वह ग्रह जो है, जो सूर्य के जो पास ग्रह है उसके मुकाबले ठंडा ग्रह रहता है। इसी वजह से नेपच्यून जो सबसे दूर है हमारा, इसको हम ठंडा ग्रह भी हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। सबसे पहले हम इनके नाम को पढ़ लेते हैं कि इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा, जैसे हमारा बुध है, तो बुध पे एम आ रहा है यहाँ पर, तो एम से क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारा दोस्तों मरकरी। मरकरी हो जाएगा पहला दोस्तों हमारा। दूसरा हमारा वी से हमारा शुक्र है, ठीक है, इसको बोल देंगे हम वीनस, ठीक है। थर्ड पे हो जाएगा हमारा पृथ्वी, हम हो जाएगा अर्थ। फोर्थ पे मंगल है, मंगल को कह देंगे हम मार्स, MARS। बृहस्पति का हो जाएगा दोस्तों हमारा जुपिटर, जुपिटर। शनि का हो जाएगा, सभी को पता है, सैटर्न। और इसका हो जाएगा यूरेनस और नेपच्यून, सभी को पता है, यूरेनस और नेपच्यून। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, एम से हो जाएगा माई, वी से हो जाएगा वेरी, ई से हो जाएगा एफिशिएंट, एम से हो जाएगा मदर, जे से हो जाएगा जुपिटर से जस्ट, और सैटर्न से हो जाएगा सर्वड, यू से हो जाएगा अस, और लास्ट में हो जाएगा हमारा नट्स, एन से नेपच्यून मतलब नट्स। इसकी ट्रिक है दोस्तों। अब इसमें आगे बात करते हैं सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, यानी एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगर ये ऐसा पथ है ना, तो यहीं चक्कर लगाते रहेंगे। ये नहीं कि अगर एक बार ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, यानी एक फिक्स्ड पाथ पर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते हम बात करें, जो थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, यानी थोड़े से ऐसे लंबे वृत्त में, यानी बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़े दीर्घ वृत्ताकार
में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। यानी हम इसके पथ को क्या कहते हैं? कक्षा। जैसे कहते हैं ना कि पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में जो है कितने दिन में अपना एक चक्कर लेती है अपनी कक्षा में। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, जी बिल्कुल, और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, यानी जैसे ये दीर्घवृत्ताकार हो गया हमारा, यहाँ पूरा चक्कर लगाने में, यानी इसे कक्षा बोलेंगे हम। इस कक्षा का चक्कर लगाने में जो हमारा बुध है सूर्य के नज़दीक है, सबसे कम दिन लेता है, केवल 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, पृथ्वी की बहन माना जाता है शुक्र को, क्योंकि इसकी आकृति शुक्र की और आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसी वजह से इसको इसकी बहन माना जाता है। शुक्र पर जो है दोस्तों CO2 सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से शुक्र को हम गर्म ग्रह भी कहते हैं। गर्म ग्रह भी हम इसे कहते हैं दोस्तों, इसको शुक्र को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। हम इसमें आके बात करते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, 9वां ग्रह था दोस्तों प्लूटो, इसको ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में, यानी अगस्त 2006 में एक बैठक हुई थी, यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, ठीक है, उनके नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तथा प्लूटो, उनमें एक प्लूटो भी था, बौने ग्रह कहे जाएंगे। यानी इसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, किसको? प्लूटो को। कब? सन 2006 में। 2006 में। तो हमारे पास कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं, ठीक है। चलिए अभी हम धीरे धीरे जो है कुछ अन्य परिभाषाओं के बारे में भी जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं, देखिए आप देख सकते हैं लेफ्ट में, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है, जी बिल्कुल, लेकिन आजकल पॉल्यूशन इतना है कि हम आसमान को अच्छे से क्लियर नहीं देख पाते। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? जो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाला हो उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह, यानी सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और उपग्रह जो है सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में, हम कह सकते हैं कि विश्व के जितने भी हमारे कंट्री हैं, भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी सर्चिंग जारी है इस मामले में, ठीक है। लेकिन प्राचीन खगोल शास्त्री थे कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि भाई सभी ग्रह और चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से। इसमें हम और बात करें, जैसे ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, जी बिल्कुल, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिनमें GEO शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ऐसे और भी वर्ड हैं, हम उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए GEO हो गया हमारा, जिसमें GEO के साथ लॉजी लग जाए, समझ लीजिए कि पृथ्वी का अध्ययन। जिसमें जियोमेट्री यानी METRIA ये शब्द लग जाए आस में, तो आप समझ लेना पृथ्वी के मापन की बात हो रही है। और जिसमें जियोइड्स यानी OEIDES, ठीक है, जिसमें ऑइड्स लग जाए, समझ लिए कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप अध्ययन की बात हो रही है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, हम इसे बता देते हैं एक बार और, यानी जियो शब्द हो गया जिसका अर्थ है पृथ्वी, ठीक है, जिसमें लॉजी वर्ड हो गया तो समझ लीजिए पृथ्वी का अध्ययन, मेट्रो वर्ड हो गया पृथ्वी के मापन से संबंध है, और ओइड्स वर्ड हो गया हमारा पृथ्वी के आकार के अनुरूप इसमें अध्ययन की बात हो रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की, ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर सूर्य जो है केंद्र है सौरमंडल का, तो उसके पास जो सबसे पास ग्रह है वह हमारा सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? बुध, मरकरी। दूसरे पर आ जाएगा दोस्तों हमारा शुक्र, और तीसरे पर आ जाएगा दोस्तों हमारा पृथ्वी, ठीक है। अगर हम इसके आकार की बात करें, तो आकार में इसका स्थान हो जाएगा दोस्तों 5वां, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव है केवल किस पर है? पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है कैसी दिखाई पड़ती है? नीले रंग की दिखाई पड़ती है,
क्योंकि इसके 2/3 यानी 2/3 हिस्से पर जो है हम कह सकते हैं पानी है, यानी पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी हम कहते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है दोस्तों? नीली। ठीक है। भू-आभ किसे कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी को। भू-आभ का अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव कहाँ पर है दोस्तों? पृथ्वी पर। यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक अन्य फैक्ट की। प्रकाश की गति लगभग जो है हम बात करें इसमें इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इतनी गति होने के बावजूद भी प्रकाश की जो गति है, इतनी गति होने के बावजूद भी 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को कहाँ पर पहुंचने में? पृथ्वी तक। हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक अन्य फैक्ट की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। हम बात कर लेते हैं दोस्तों चंद्रमा की। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र हम कह सकते हैं कि उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का। इसका व्यास कह सकते हैं चंद्रमा है, इसका ये व्यास यानी केंद्र से लेकर के अगर सेंटर जो है आधा इधर और आधा इधर, ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी पृथ्वी के व्यास का 1/4 है इसका व्यास। ठीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह काफ़ी क्लोज है पृथ्वी के, इसलिए हमें जो है बड़ा दिखाई पड़ता है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। देखिए प्रश्न यहाँ पर 2 बनते हैं। 3 कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के मुकाबले कितना है? कितना है दोस्तों? 1/4। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा बड़ा दिखाई क्यों पड़ता है? क्योंकि यह पृथ्वी के अन्य खगोलीय पिंडों के मुकाबले पास है। तीसरा है कि चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं, यानी हम आगे से तुलना करेंगे, यह तो तुलना करना बनता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों उपग्रह क्या होते हैं और मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं। दोस्तों उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, सन के तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों हमारे क्या? ग्रह। और हमारे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों उपग्रह। इतना हमको पता होना चाहिए। और मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? जिन्हें मानव स्वयं बना करके अंतरिक्ष में छोड़ता है। जैसे एक कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। यानी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पृथ्वी पर संचार माध्यम को और अच्छा बनाना, यानी संचार माध्यम को अच्छा बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं हम। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, यानी पृथ्वी की एक फिक्स्ड कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, जैसे जिनके नाम है इनसैट हो जाएगा एक हमारा, एक हो जाएगा दोस्तों हमारा IRS, एक हो जाएगा हमारा एडुसेट। एडुसेट मतलब यह उपग्रह हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है। किस फील्ड में छोड़े जाते हैं उसी हिसाब से इनको नाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग, देखिए दोस्तों चंद्रमा ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी और हो जाएगा हमारा चंद्रमा। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर, देखिए जिस पथ पर तो घूम रहा है उसे बोल दिया हमने कक्षा। ठीक है, कक्षा। और इस कक्षा में जो घूमता हुआ जा रहा है, देखिए एक तो खुद हो गया स्वयं चंद्रमा, और एक ही चंद्रमा जो है आप मान लीजिए अपने अक्ष पर ही, यानी जहाँ ये है वहीं पर खुद भी घूमता हुआ जा रहा है ऐसे, यानी बॉल की भांति घूमता हुआ जा रहा है, खुद भी आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। देखो ऐसे खुद भी घूम रहा है ऐसे अपने पॉइंट पर गोल गोल और आगे भी बढ़ रहा है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। तो एक तो पूरा जो चक्कर लगाता है पृथ्वी का 27 दिन लेता है, और खुद भी मतलब ऐसे घूमने में भी पूरा 27 दिन लेता है, जिसके कारण इसकी एक ही सतह जो है, एक ही सतह पृथ्वी की तरफ रहती है। मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और अब यह खुद भी घूम रहा है और आगे की तरफ जो है पृथ्वी का चक्कर भी लगा रहा है, तो इसकी दूसरी सतह जो है पृथ्वी के सामने नहीं आ पाती। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है।
चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, बिल्कुल है। चंद्रमा की सतह पर छाया बनती है, बिल्कुल बनती है। जब भी फुल मून हो, पूर्णिमा के दिन आप देख सकते हैं चंद्रमा में, आप छाया देख सकते हैं और पर्वत को देख सकते हैं जो उसमें दिखाई पड़ती है काली काली सी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह के बारे में। दोस्तों एनसीईआरटी सेशन चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे हम चीज़ों को समझ रहे हैं, जैसे जैसे एनसीईआरटी आगे बढ़ते चलेंगे हम, तो आपका लेवल और अच्छा होता चला जाएगा। हम बात करते हैं कुछ क्षुद्र ग्रहों के बारे में, ठीक है। क्षुद्र ग्रहों के बारे में, या एस्टेरॉइड हम इसे बोल देंगे। देखिए, तारे हो जाएंगे हमारे जिनमें अपनी खुद ऊष्मा होती है तारों में, ठीक है। ग्रह हो जाएंगे हमारे जो कि तारों की सहायता से चमकते हैं, हम कह सकते हैं। उपग्रह हो जाएंगे जो कि ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। सूर्य क्या है, हमारा एक तारा है सौरमंडल का मुख्य, इतना आपको समझ में आ गया होगा। के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि यह जो है बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो कि सूर्य के साथ जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही यह भी उस गुरुत्वाकर्षण बल में बंधे हुए होते हैं, तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देखिए, ये हो जाएगा हमारा सन, ठीक है। और सन के हो जाएंगे हमारे आगे 8 ग्रह, मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 4 ग्रह तो इधर के हो जाएंगे जो सूर्य के पास है, 4 भारी ग्रह हो जाएंगे। इन ग्रह को बोलेंगे हम आंतरिक ग्रह, इन ग्रह को बोलेंगे भारी ग्रह। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। यानी यह पाए जाते हैं हमारे 4 नंबर का हमारा जो ग्रह है वह दोस्तों मंगल है, और 5 नंबर का हमारा बृहस्पति है। यह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। कौन? हमारे क्षुद्र ग्रह। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह है और इस ग्रह में विस्फोट हुआ कहीं पर भी, ठीक है, तो उसके कण जो है उसके कण टूट गए, यानी कोई ग्रह ब्रेक हो गया, या हम कह सकते हैं कोई कंप्लीट ग्रह था वह ब्रेक हो गया छोटे छोटे कणों में। तो यह ग्रहों के ही छोटे छोटे कण है जो कि सूर्य की कक्षा में जो हम कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उल्कापिंड क्या होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, यानी ये फिक्स नहीं होते, यानी ये नहीं कि एक साथ चलते रहे ग्रहों की तरह, यानी कभी यहाँ आ गए कभी यहाँ आ गए, कभी ये मतलब ऐसे ही सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। कभी कभी पृथ्वी के भी काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के इतनी नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक है। यानी जैसे ही ये मतलब यहाँ पर प्रवेश करते हैं पृथ्वी के क्लोज आने की, तो वायु के साथ जो है घर्षण करने के दौरान, यानी घर्षण करने के दौरान ये गर्म हो जाते हैं काफ़ी और जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना, यानी पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, यानी उसमें घर्षण तो होता है लेकिन वह जल नहीं पाता पूरी तरह से, पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बनते हैं। और उन गड्ढों को बोलते हैं हम, उन गड्ढों को हम कह सकते हैं कि झीलों का निर्माण करते हैं। आपने लोनार झील का नाम सुना होगा। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, उल्कापिंड के टूटने से वह निर्मित झील है। गड्ढा हो जाएगा, बरसात होगी, बारिश होगी, उसमें पानी भर जाएगा और वह कृत्रिम झील का रूप ले लेगा। इसमें दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें बात करते हैं दोस्तों। देखिए, आपने खुले आसमान में, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा, ठीक है। यह लाखों तारों का समूह, यानी हम कह सकते हैं कि यह चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो है अपने आप में एक लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी दोस्तों आकाश गंगा, या हम कह सकते हैं कि मिल्की वे है, जिसे हम कहते हैं आकाश गंगा या मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का भाग है, ठीक है, इसी आकाश गंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी जो है कल्पना, हम कह सकते हैं में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। किसकी कल्पना की गई थी दोस्तों? इस आकाश गंगा की, ठीक है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, देखिए आकाश गंगा और तारामंडल में क्या अंतर है। तारामंडल स्पेशली तारों के ग्रुप को जो है शो करता है। आकाश गंगा करोड़ों तारे हो गए उसमें, ठीक है, उसमें बादल हो गए तथा गैस भी हो गई। आकाश गंगा में करोड़ों तारे, बादल, गैस भी होगी। गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर, जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक आज भी मतलब नए नए शोध वगैरह ब्रह्मांड के जो है ऊपर करते रहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, एनसीईआरटी का सेशन चल रहा है दोस्तों। एनसीईआरटी के सेशन में मैंने जो अब तक करा दिया है यह है क्लास 6, ठीक है। चैप्टर 1 है सौरमंडल में पृथ्वी,
उसका लेक्चर 1 में डाल चुका हूँ चैप्टर 1 का। आज का लेक्चर 2 था जो कि है कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 1, क्लास 6 का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, सौरमंडल पृथ्वी। लेक्चर 3 जो होगा दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न जो है पूछे हुए हैं उनके आंसर और डाउट क्लियर करना होगा। ठीक है, लेक्चर 3 में हम सभी डाउट क्लियर करेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।